हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन वाला जो पेपर होगा वो। ठीक है, 50 नंबर का आपका पेपर होगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 50 नंबर तो आप यहाँ से कवर कर लोगे, 50 नंबर आपको प्रैक्टिकल से कवर करने हैं। 50 तो नहीं मिलते, कुछ कॉलेज का डिसाइड होता है कि वो 30 नंबर से ऊपर नहीं देंगे, चाहे आप उनके सवालों का जवाब दो या ना दो। और अगर आप यहाँ पर भी जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें भी आप कम से कम 28, 29 या फिर 32 तक नंबर ले आए तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका पूरा नाम क्या है। आपके सब्जेक्ट का पूरा नाम है आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और पेपर कोड है 4007। और इसका हिंदी में क्या नाम है, मध्यस्थ सुलह एवं वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली। ये इसका हिंदी में नाम है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नाम याद रखना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछें कि अपने सब्जेक्ट का नाम बताइए, पेपर कोड बताइए, तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसीलिएशन क्या होता है, मीडिएटर कौन होता है इसमें, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजों का आप याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन का। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्यस्थ करार से आप क्या समझते हैं। मध्यस्थ करार मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मध्यस्थ करार के आवश्यक तत्व पर चर्चा कीजिए। जो मध्यस्थ करार होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसके बारे में बताइए। या फिर मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के उद्देश्य बताइए। ये जो आपका एक्ट है मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996, इस एक्ट का नाम याद रखना। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत ये जो सारी चीजें हैं वो रेगुलेट होती हैं। शुरू करते हैं इसका आंसर। मध्यस्थ करार एक ऐसा समझौता है जिसके तहत दो या दो से अधिक पक्षकार, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक पक्ष आपसी विवादों को अदालत के बजाय एक निष्पक्ष, जो किसी के भी पक्ष में नहीं होता, निजी मध्यस्थ आर्बिट्रेटर के माध्यम से सुलझाने के लिए सहमत होते हैं। अब ऐसे समझिए, जैसे कि दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में एक विवाद हुआ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हम अपने विवाद को कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, न्यायालय में नहीं लेके जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ, आर्बिट्रेटर के पास, जो कि सी नामक व्यक्ति है, जो हमारा आर्बिट्रेटर है, जो दो लोगों के बीच में समझौता कराता है, उसके पास जाएंगे। किस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। जिस तरह से हमारी कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, उसी तरह से ये एक संस्था होती है, एक कोर्ट होती है, जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है दो लोगों की या फिर दो पक्ष की सहमति से। ठीक है, दो लोग हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि हमारे पारिवारिक मामले होते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो एक पर्सन और दूसरा पर्सन, दो लोग हैं, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, इन लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो कौन इनके बीच में सुलह करवाता है, वो है हमारे बड़े बूढ़े, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे दादा दादी होते हैं, वो लोग इन लोगों के बीच में सुलह करवाते हैं। ठीक है, कि भाई तुम इनकी सुन लो, तुम इनकी सुन लिया करो, इस तरह से जो बातें होती है पारिवारिक मामलों में, वो सारी चीजें। तो ये जो बीच के दादाजी हैं, मम्मी पापा हैं, इनको हम कह सकते हैं मीडिएटर, मध्यस्थ, जो कि दोनों लोगों के बीच में सुलह का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो एक परिवार की बात है, और वो जो हम आर्बिट्रेटर की बात कर रहे हैं वो है एक कोर्ट की तरह एक संस्था होती है, जहां पर दो लोग ये निश्चित करते हैं, दो लोग ये निर्णय करते हैं कि हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे आर्बिट्रेशन में, जाएंगे अपने विवादों को सुलझाने के लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे भी आपको और समझ में आ जाएगा। भारत में मध्यस्थ करार को मुख्य रूप से मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन
कंसिलेशन एक्ट 1996 के तहत विनियमित किया जाता है। ये जो मध्यस्थता करार होते हैं, जो समझौते होते हैं, ये इनके तहत रेगुलेट किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 7, ये जो अधिनियम है 1996, इसकी धारा 7 के अनुसार मध्यस्थता करार का अर्थ किसी परिभाषित विधिक संबंध से उत्पन्न होते हैं। जो लोगों के विधिक संबंध होते हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, एक एग्रीमेंट के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, या उत्पन्न होने वाले सभी या कुछ निश्चित विवादों को मध्यस्थता को सौंपने के लिए पक्षकारों के बीच का समझौता है। ये जो मध्यस्थता है इसे कहते हैं पक्षकारों के बीचों का समझौता। ठीक है। मध्यस्थता करार का अर्थ, अब इसका अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वैधानिक परिभाषा धारा 7, जो एक लीगल इसकी डेफिनेशन है वो बताई गई है धारा 7 में। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 7, मध्यस्थता करार वह समझौता है जिसके द्वारा पक्षकार यह सहमति व्यक्त करते हैं कि उनके बीच किसी विधिक संबंध, लीगल रिलेशनशिप से उत्पन्न हुए या भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी अथवा कुछ विवादों को मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा तय कराया जाएगा। जैसे हमारी कोर्ट होती है वैसे ही एक आर्बिट्रेशन कोर्ट होती है, एक संस्था कह लो, एक कोर्ट कह लो, ये होती है जहां पर दो पक्ष अपने विवादों को निपटाने के लिए लेके जाते हैं। और यहाँ पर क्यों लेके जाते हैं? यहाँ क्योंकि यहाँ पर शीघ्र निपटारा हो जाता है। अब अगर कोर्ट में केस करोगे तो उसमें सालों निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये अलग से ही बनाई जाती है और इसका जो उद्देश्य होता है शीघ्र निपटारा करना, दोनों पक्षों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर उन पर निर्णय देना, इसलिए लोग जाते हैं यहाँ पर। यह समझौता संविदात्मक कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर असंविदात्मक नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल संबंधों से संबंधित हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरे शब्दों में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति यह तय करते हैं कि उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा न्यायालय के बजाय किसी निष्पक्ष व्यक्ति, आर्बिट्रेटर, निष्पक्ष व्यक्ति जो कि दोनों में से किसी भी पक्ष में नहीं है, ये दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, इन दोनों में से किसी भी पक्ष के साथ मिला हुआ ये व्यक्ति नहीं होता है, निष्पक्ष होता है, उसके द्वारा कराया जाएगा, तो उस समझौते को मध्यस्थता करार कहते हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो पक्ष यह तय करते हैं कि वो अपने विवादों को कोर्ट ना ले जाएंगे, न्यायालय नहीं लेके जाएंगे, इसकी बजाय किसी निष्पक्ष आर्बिट्रेटर के पास लेकर जाएंगे, और आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया जाता है आर्बिट्रेशन संस्था द्वारा, संस्था कह सकते हो आप, इस तरह से बस समझ लो इसको। ठीक है। इसके बाद मध्यस्थता करार के आवश्यक तत्व। अब इनके क्या आवश्यक तत्व हैं? भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसकी ईयर है 1872 का ये एक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो करार होते हैं, वो होते हैं इन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक वैध मध्यस्थता करार में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। ये सारे तत्व एक वैध मध्यस्थता करार में होने चाहिए। पहला, पक्षकारों के बीच स्पष्ट समझौता। जो पक्षकार होते हैं, एक पक्ष हो गया और ये दूसरा पक्ष हो गया, इन दोनों के बीच में स्पष्ट समझौता होना चाहिए। इसमें मोस्टली वो विवाद आते हैं जो व्यापार से संबंधित होते हैं। ठीक है। वो विवाद आते हैं कि मेरी एक कंपनी है और कल को इस कंपनी में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कोर्ट की जगह जाएंगे आर्बिट्रेशन के पास। ठीक है। वहां जाके अपना जो विवाद है उसको सॉल्व कराएंगे, और अगर यहाँ पर नहीं होता है तो लास्ट कंडीशन होती है कोर्ट में जाने की। जब इनको यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है तो ये कोर्ट में अपील कर देते हैं। ठीक है। मध्यस्थता समझौता का सबसे आवश्यक तत्व पक्षकारों की स्पष्ट एवं निश्चित सहमति है। दोनों पक्षों का यह इरादा होना चाहिए कि विवाद का समाधान मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। यदि केवल भविष्य में
विचार करने की बात कही गई हो तो वह वैध समझौता नहीं माना जाएगा। अगर भविष्य में आप कहते हो कि देखा जाएगा, जो बाद में होगा, अभी पहले आप काम करो, तो इसको एक वैध समझौता नहीं माना जाएगा। अगर आपका पहले से ही निश्चित उद्देश्य है कि आप अपने विवादों को मध्यस्थ द्वारा सॉल्व कराओगे तो ही ये माना जाएगा मध्यस्थ करार, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है। फिर इसका दूसरा पॉइंट, करार लिखित होना चाहिए। जो करार है वो लिखित रूप से होना चाहिए। धारा 7 सबधारा 3 के अनुसार मध्यस्थ समझौता का लिखित होना अनिवार्य है। लिखित करार निम्न प्रकार से हो सकता है। जो एक लिखित करार होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, वो निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। हस्तांतरित दस्तावेज, साइन किए हुए डॉक्यूमेंट, पत्रों का आदान प्रदान, ईमेल द्वारा, फैक्स द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, इन सब से एक लिखित एग्रीमेंट हो सकता है। मौखिक मध्यस्थ समझौता सामान्यतः यानी कि सामान्य रूप से मान्य नहीं होगा। अगर कोई मौखिक रूप से बोल रहा है, ऐसे उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम अपना जो विवाद है वो वहां पे लेके जाएंगे आर्बिट्रेशन के पास, तो वो वैलिड नहीं है। अगर आप लिखित में ये चीजें देते हो तो ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद विधिक संबंध का आवश्यक होना। जो विधिक संबंध है उन दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। विवाद किसी वैध कानूनी संबंध से उत्पन्न होना चाहिए, जैसे व्यापारिक अनुबंध। व्यापारिक अनुबंध, कोई आपने बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, साझेदारी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बीमा अनुबंध, कोई बीमा LIC इनसे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सेवा अनुबंध, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, निर्माण अनुबंध, किसी चीज को बनाने से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये सारे लीगल रिलेशनशिप, एक वैध कानूनी संबंध होना चाहिए जो लोग भी अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं आर्बिट्रेशन में जाने के लिए। ठीक है। फिर सामाजिक या नैतिक विवाद आर्बिट्रेशन के अंतर्गत नहीं आते। जो सामाजिक विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक मामले, ये सब नहीं जाते यहाँ पे। ठीक है। विवाद का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाना चाहिए। करार में यह स्पष्ट होना चाहिए कि विवाद का निर्णय किसी मध्यस्थ, किसी आर्बिट्रेटर द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थ निष्पक्ष स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है ऐसे आर्बिट्रेटर, जो दो लोगों के बीच में समझौता कराता है, मध्यस्थ, वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी के भी पक्ष में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद फिर है पक्षकारों की वैधानिक क्षमता, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जो दो लोग हैं, दो पार्टी हैं, दो कंपनी हैं, इन दोनों के बीच में क्षमता होनी चाहिए एग्रीमेंट करने की। करार करने वाले पक्षकार विधिक रूप से सक्षम होने चाहिए। निम्न व्यक्ति वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कौन से? नाबालिग व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति, जो एग्रीमेंट करने के लिए योग्य ही नहीं है, ये लोग हैं जो करार नहीं कर सकते। फिर इसके बाद विवाद का निश्चित होना। जो विवाद है उसका निश्चित होना। करार में विवादों का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। यदि शर्त अत्यधिक अस्पष्ट हो, जो भी शर्त उन दोनों ने रखी है वो अगर अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, तो मध्यस्थ समझौता अमान्य हो सकता है। जो भी आपने कंडीशंस रखी हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। फिर निर्णय का बाध्यकारी होना। जो भी निर्णय दिया जाएगा वो बाध्यकारी होगा। करार के माध्यम से पक्षकारों को यह स्वीकार करना होता है कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय यानी कि पंचाट अवॉर्ड उन दोनों पक्षों पर पूरी तरह अंतिम और बाध्यकारी बाइंडिंग होगा। उन लोगों को उसका जो निर्णय है वो मानना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद एक केस है के मोदी बनाम KN मोदी, 1998 का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक वैध मध्यस्थ करार, जो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, उसके आवश्यक गुणों को स्पष्ट किया था, जिसमें मुख्य था कि पक्षकारों की मंशा विवादों को मध्यस्थ
को सौंपने की होनी चाहिए और उसका निर्णय अंतिम होना चाहिए। जो भी मध्यस्थ निर्णय देगा वो अंतिम होगा। फिर है इसमें जस्टिस एन.बी. सिन्हा का सिद्धांत। जो जस्टिस एन.बी. है उन्होंने कहा मौखिक समझौता मान्य नहीं है। यदि एक पक्ष ने पत्र भेजा और दूसरे ने विरोध किया तो भी लिखित माना जा सकता है। ठीक है, कोई ना कोई लिखित समझौता होना चाहिए। फिर इसके बाद फिर है मध्यस्थ न्यायाधिकरण को शक्ति देना। इस कानून का उद्देश्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल्स को सशक्त बनाना है। मध्यस्थ को अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ देने की शक्ति दी जाती है और वह अपनी प्रक्रिया खुद तय कर सकता है, क्योंकि वह नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड से कड़ाई से यानी कि कड़ी तरीके से बाध्य नहीं होता। ये खुद स्वतंत्र है, वो निर्णय दे सकता है, वो किसी अदर एक्ट के तहत बाध्य नहीं है। को डिक्री के समान लागू करना। इस अधिनियम का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय, जिसे पंचाट अवॉर्ड कहते हैं, कानूनी रूप से उतना ही मजबूत हो जितना अदालत का फैसला। अब जिस तरह से कोर्ट से निर्णय मिलता है, कोर्ट से डिक्री मिलती है, जजमेंट मिलता है, उसी तरह से जो आर्बिट्रेशन है वहां से निर्णय मिलता है, वो उसी प्रकार काम करेगा, वो उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार कोर्ट का निर्णय होता है। ठीक है, इसे अदालत की डिक्री की तरह ही लागू इन्फोर्स किया जाता है। जिस तरह से कोर्ट का निर्णय मान्य होता है, कोर्ट के आदेश मान्य होते हैं, उसी तरह से ये भी मान्य होंगे। फिर इसके बाद विदेशी पंचाटों को लागू करना। जो विदेशी पंचाट हैं उनको लागू करना। यह अधिनियम न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन के तहत दिए गए विदेशी मध्यस्थ निर्णयों को भारत में आसानी से लागू करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। जैसे वैश्विक व्यापार सुगम होता है, जो विश्व का व्यापार है वो सुगम होता है। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। मध्यस्थम करार मध्यस्थम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके माध्यम से पक्षकार अपने विवादों का समाधान न्यायालय में जाने के बजाय, कोर्ट में जाने के बजाय एक निष्पक्ष मध्यस्थ द्वारा करवाने पर सहमत होते हैं। इससे समय, धन तथा श्रम की बचत होती है और विवादों का त्वरित यानी कि शीघ्र, गोपनीय एक प्रभावी समाधान प्राप्त होता है। मध्यस्थता एक सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 मध्यस्थ करार को कानूनी मान्यता प्रदान करती है तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करती है। एक वैध मध्यस्थ करार के लिए लिखित रूप से पक्षकारों की स्पष्ट सहमति, वैध विधिक संबंध, विवाद की संभावना, मध्यस्थ द्वारा बाध्यकारी निर्णय तथा पक्षकारों के वैधानिक सक्षमता आवश्यक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था मध्यस्थ करार से संबंधित। इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप एक पेपर पे लिख लेना। जो आप इनके खुद से कीवर्ड बनाओगे वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। जब आप खुद से ही चीजों को फाइंड करोगे कि मुझे इस हेडिंग में क्या कीवर्ड बनाना है, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसलिए आप इसके कीवर्ड खुद बना लेना। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मुझे ये पूरा पेपर कंप्लीट कराना है जल्द से जल्द। ठीक है, तो कीवर्ड आप बना लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।